नमस्कार देवियों सज्जनों, आपका बचत निवेश और आप में फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त श्रीराम मनी और हमेशा की तरह मेरे साथ बने हुए हैं कृष्ण शर्मा जी। कृष्ण जी, पिछली बार तो वक्त की कमी के कारण आपकी बात अधूरी रह गई थी एसआईपी के ऊपर, लेकिन मैं आज सोच के ही आया था सुबह से कि आपसे ये प्रश्न ज़रूर पूछूंगा क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है और हमारे निवेशकों से ये सीधा सीधा जुड़ता है। सुनने वालों के लिए एक छोटा सा रिकैप। मेरा प्रश्न शर्मा जी से ये था कि एसआईपी रजिस्ट्रेशन के वक्त जब एक इन्वेस्टर एसआईपी शुरू करता है तो हमने देखा है, ये हमारा अनुभव है कि वो बातों से कन्विंस होके 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए तैयार होता है और उसे समझ भी आता है कि एसआईपी का बेनिफिट लंबे समय में है। लेकिन मार्केट के उतर चढ़ाव को देखते हुए अकस्मात वो ये एसआईपी को बंद कर देता है, तो ऐसा क्यों? आपने सवाल में ही जवाब शामिल है श्री राम जी। आपने कहा कि मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए वो अपनी एसआईपी को बंद कर लेता है। अब मज़ेदार बात यह है कि जब उसने एसआईपी की थी तब उसे मालूम नहीं था कि उतार चढ़ाव आएंगे। मालूम था कि नहीं मालूम था? उसे मालूम था। तो फिर इससे वो प्रभावित क्यों होता है? फिर यह साइकिल प्लेजर ऑफ पेन की साइकिल है। इसका मतलब क्या हुआ? कौन एक यंग लड़का 6 पैक्स नहीं चाहता है, और जब भी वो किसी व्यक्ति को देखता है जिसके 6 पैक्स हैं तो उसको ऐसा सपना देखता है कि मेरे भी काश ऐसे हो। वो तहकीकात करता है कि इस तरह का शरीर मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो उसको बताया जाता है कि अच्छा भोजन करें और वर्जिश करें, जिम में जाएं। तो वो जिम में जाने की तैयारी करता है, और जब वो जिम में जाता है तो अमूमन ये देखा गया है कि जिम वाला उसको भाव बताता है कि क्या रेट है। वो रेट ये रहता है कि आप 1 महीने के लिए आएंगे तो 2000 रुपया, और आपको कम से कम 18 महीने का समय लगेगा 6 पैक्स बनाने के लिए। तो साल भर भी अगर आप आते हैं तो 24,000 रुपया आपको जिम वाले को पेमेंट हर महीने 2000 की दर से करना होगा। आप सोच में पड़ जाते हैं, और उसी वक्त आपको जिम वाला कहता है कि अगर आप साल भर का एनुअल सब्सक्रिप्शन एक साथ लेते हैं तो आपको हम 18,000 रुपये में दे देंगे। अब आप थोड़ा सोचते हैं, कहाँ 24,000 रुपये, कहाँ 18,000 रुपये, और ऐसे में वो एक दांव और खेलता है और आपके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर डालता है। और इसको मार्केटिंग टेक्निक बोलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अधीरता बहुत ज़्यादा होती है। तो वो आपको अधीर बनाता है, और वो अधीर कैसे बनाता है? वो आपसे कहता है कि आज पूर्णिमा है और हमारे जो जिम के मालिक हैं वो पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हैं और पूर्णिमा में स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। तो सिर्फ आज अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 18 नहीं, आपके साल भर का जो दर है वो 15,000 रुपये से लगेगी। अब आप दबाव में आते हैं कि नहीं तो 18 लगेगी और आज करता हूँ तो 15 लगेगी। आप बिना कुछ सोचे समझे जिम जाने का करार करते हैं और 15,000 रुपये का आप पेमेंट कर देते हैं। घर आके आप माँ को बोलते हैं, माँ मैं कल से वर्जिश करने जाऊंगा और आपको अच्छा शरीर और 6 पैक्स बना के दिखाऊंगा। सुबह मुझे 5 बजे उठा देना, 6 बजे का समय है। माँ आपको 5 बजे उठाती है, आप उठते हैं, जिम जाते हैं। पहले दिन जाते हैं, दूसरे दिन जाते हैं, तीसरे दिन जाते हैं, चौथे दिन जाते हैं, 5वें दिन जाते हैं, 6ठे दिन माँ फिर उठाती है और माँ आपसे कहती है बेटा उठ, समय हो गया है। तब आप एक अजीब सी बात माँ को बोलते हैं, माँ आज जिम बंद है, आज जिम की छुट्टी है। पर वास्तव में जिम की छुट्टी नहीं है। 6 दिनों की वर्जिश के बाद आज आपकी हर हड्डी बोल रही है, हर हड्डी में भयंकर पीड़ा हो रही है। वो पीड़ा आपसे सहन नहीं होती है और आप कोशिश करते हैं कि आज आराम कर लेता हूँ, मैं कल जाता हूँ। वो 1 दिन का आराम 2 दिन में परिवर्तित होता है, फिर वो 3 दिन में परिवर्तित होता है, चौथे दिन आप फिर जिम चले जाते हैं, लेकिन हड्डियाँ वापस बोलना शुरू कर देती हैं और आप धीरे धीरे जिम जाना छोड़ देते हैं। उसने साल भर का सब्सक्रिप्शन देने के लिए आपको क्यों प्रेरित किया? क्योंकि वो जानता था कि आप जिम रोज़ाना नहीं आएंगे, और अगर आप महीने भर का करते तो उसकी कमाई 2000 होती और अब उसकी कमाई 15,000 हो गई। एक शोध हुआ था यूएस में, उसने इस बात को प्रमाणित किया है कि 83% लोग जो जिम के अंदर साल भर का रजिस्ट्रेशन करते हैं वो लोग पहले ही महीने में जिम जाना छोड़ देते हैं। ठीक इसी प्रकार जो लोग मॉर्निंग वॉक शुरू करते हैं, जीवन में हर व्यक्ति मॉर्निंग वॉक शुरू करता है ये सोच के कि वो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करेगा, वो महीने 2 महीने के बाद मॉर्निंग वॉक पे जाना छोड़ देता है। अच्छा स्वास्थ्य तो उसको प्राप्त होता है साल भर के बाद में, पर सुबह की सुख की जो नींद है वो 2 महीने में ख़त्म हो जाती है, महीने में ख़त्म हो जाती है। तो एक दूसरी समस्या हमारे सामने आती है जिसको बोलते हैं हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग। हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग में व्यक्ति क्या करता है कि आज जो उसके पास है उसको ज़्यादा महत्व देता है और कल जो उसको प्राप्त होगा उसको वो कम महत्व देता है। बचपन से हमें ये बात सिखाई गई है, अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ 2 इन द बुश। अगर इस कहावत को मैं मानूं
तो मुझे इन्वेस्टमेंट कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो मैं आज 100 रुपये का करता हूँ और 5 साल के बाद मैं 200 रुपये लेता हूँ। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कल के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन ये आज और कल की लड़ाई है, आज और कल का द्वंद्व है, इसमें बैलेंस रखना पड़ता है। पर हर व्यक्ति फ्यूचर को भी अच्छा चाहता है, और जब उसको ऐसा समझाया जाता है तो वो फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने के लिए एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करता है। जब वो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करता है तब वो सपना ये देखता है कि 20 साल में उसका पैसा 2000 की एसआईपी 20 सालों में 1 करोड़ तक बन सकती है, क्योंकि विगत वर्षों में ऐसा होता आया है, और इस बात से प्रभावित होकर वो एसआईपी करता है। अब देखिए आगे क्या होता है। जब वो एसआईपी करता है तो उसके साथ एक अजीब सी भावना उसके साथ में जुड़ जाती है। इसको समझने के लिए मैंने अपने बच्चे के साथ में एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने बच्चे को बुलाया और उससे पूछा, बेटा चॉकलेट्स कैसी लगती हैं? मेरा बेटा जो 5 वर्ष का था वो बोलता है, चॉकलेट्स पापा बहुत अच्छी लगती हैं। ये पहला वक्तव्य था। फिर मैंने पूछा, अगर विकल्प दिया जाए तुम्हें ज़्यादा चॉकलेट चाहिए कि कम चॉकलेट चाहिए? तो उसका जवाब था, पिताजी जब मुझे अच्छी लगती है तो मुझे ज़्यादा चाहिए। तो फिर मैंने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, अगर आज लेता है तो मैं 2 चॉकलेट्स देता हूँ, अभी लेता है तो 2 चॉकलेट्स देता हूँ, और कल लेता है तो 3 देता हूँ। तो बताइए वो कौन से लेगा? घोर आश्चर्य। उसने कहा, पापा अभी मैं 2 लूँगा, जबकि उसका स्टेटमेंट क्या था? ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए? ज़्यादा चाहिए। लेकिन चुनाव किसका किया? अभी का। क्यों? कम होते हुए भी अभी का चुनाव क्यों किया? क्योंकि उसको सुख अभी मिल रहा है। इसी को शायद हम अंग्रेजी में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी कहते हैं और डिलेड ग्रेटिफिकेशन भी कहते हैं। जब आप 20 साल की एसआईपी करते हैं, 2000 के इंस्टॉलमेंट से आप विगत इतिहास का देखते हुए अपने करोड़ 2 करोड़ के सपने को पूरा करना चाहते हैं, तब आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ आप सोच रहे होते हैं, और एसआईपी करने के बाद आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में फंस जाते हैं। कैसे फंसते हैं? उस बच्चे को मैंने एक दूसरा चुनाव करने के लिए कहा, बेटा मैं तेरे को 2 चॉकलेट्स 5 दिनों के बाद दूंगा, 3 चॉकलेट्स 6 दिनों के बाद लूँगा। अब देखिए उसका फैसला बदल गया। वो कहता है मैं 3 चॉकलेट्स लूँगा, क्योंकि 2 चॉकलेट्स भी 5 दिन के बाद मिल रही है और 3 चॉकलेट्स भी 6 दिन के बाद चल रही है। तो जब मुझे तुरंत कुछ नहीं मिल रहा है तो मुझे ज़्यादा को ही लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक बात समझने की हमें ज़रूरत है। इस एक्सपेरिमेंट के दूसरे हिस्से में एक अजीब सी मज़ेदार बात मुझे नज़र आई। 5 दिन 6 दिन से पहले आ जाएगा, 1 दिन गुजरेगा, 2 दिन गुजरेगा, 3, 4 और 5वां दिन आ गया। 5वां दिन अब छठे से पहले आ गया। मन में फिर वही भावना आती है, अ बर्न इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। मन में फिर भावना आती है कि आज तो आता है, कल कभी नहीं आता है। वो बच्चा सुबह उठते ही मेरे पास में आके मुझे ऑफ़र देता है, पिताजी मुझे छठे दिन नहीं चाहिए 3 चॉकलेट्स, मुझे आप आज ही 2 चॉकलेट्स दे दीजिए। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो ऐसा इसलिए कर रहा है कि उसको ये तो विश्वास है कि आज तो पिताजी दे रहे हैं, कल दें न दें। अब आप देखिए कि मानव का इमोशंस, मानव की भावनाएं, मानव के बायसेस कितने हज़ारों साल पुराने हैं। वो बेटा जिसकी आत्मा पवित्र है, जिसके मन में द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार भरा है, वो अपने पिता पे भरोसा नहीं कर रहा है। वो अपने पिता पे भरोसा नहीं करता है कि कल मुझे वो चॉकलेट्स देंगे कि नहीं देंगे। तो एक एसआईपी इन्वेस्टर, जिसको ये कहा गया है कि 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में इतना आप अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं, और एसआईपी करने के बाद अगर बाज़ार गिर रहा है तो क्या वो हमारे इस सिस्टम पे, हमारे इस इन्वेस्टमेंट के सिस्टम पे, हमारी अर्थव्यवस्था पे वैसा ही विश्वास कर पाएगा जैसा उसने एसआईपी करते वक्त किया था? तो ये द्वंद्व है डिलेड और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का, इसको हम हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग कहते हैं। ये द्वंद्व है प्लेजर को अपनाने का, पेन से दूर भागने का। एसआईपी का जो प्लेजर है वो आपको बहुत वर्षों के बाद मिलेगा, लेकिन पेन अभी मिल रहा है। और इस बात से वो प्रेरित होके, इस बात से वो प्रभावित होके बहुधा एसआईपी को डिसकंटिन्यू करता है। तो शर्मा जी, इसमें एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग हमें सुन रहे होंगे इस वक्त कि ये सुनने में तो ठीक है, काफ़ी अच्छा लगता है कि यही एक कारण है जिसके वजह से शायद लोग एसआईपी रजिस्टर करके 1-2 साल में उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। लेकिन इसके लिए क्या विकल्प है? एक निवेशक इन चीज़ों से अपने आप को किस प्रकार से बचा सकता है? इसको बचाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करें उसी वक्त आप कागज़ पे लिखें कि आप इस एसआईपी को डिसकंटिन्यू किस सूरत में करेंगे। मैं आपको यकीन के साथ एक बात कह सकता हूँ, जब भी आप एसआईपी शुरू करेंगे, आप कभी कागज़ पे नहीं लिखेंगे मैं एसआईपी तब बंद कर दूंगा जब बाज़ार गिरेगा, क्योंकि आपका जहन हमेशा आपको संदेश देगा कि एसआईपी करने के बाद तो बाज़ार गिरना चाहिए। और जब आप अपना लिखी हुई बात को देखेंगे
तो आपको समझ में आएगा आपको निर्णय क्या करना चाहिए। आप जब घटना में होते हैं और जब आप घटना से दूर होते हैं तो आपके विचार अलग होते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि कार चलाते वक्त आपको बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आप घटना से दूर हैं, यहाँ दिमाग काम कर रहा है। पर जब आप कार चला रहे होते हैं और फ़ोन बजता है और आप देखते हैं आपकी वाइफ का फ़ोन है तो इमोशंस काम करते हैं। अरे उसका फ़ोन नहीं उठाया तो नाराज़ हो जाएगी और आप फ़ोन पे बात करते हैं। तो जब आप घटना में होते हैं तो भावनाएं काम करती है, जब आप घटना से दूर होते हैं तो दिमाग काम करता है। तो जब आप SIP कर रहे होते हैं, अभी आपका पैसा बाज़ार से प्रभावित नहीं है, आप घटना से दूर हैं तो दिमाग काम करता है। और SIP करने के बाद अगर ये घटना घट जाए कि बाज़ार गिर गया और आपकी वैल्यू कम हो गई तो भावनाएँ काम करती हैं। तो भावनाओं पे काबू विश्वास से पाया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा। बचपन में मेरी दादी मुझे ले जाया करती थी तीर्थ यात्रियों को सी ऑफ करने के लिए। तो मैं उनके साथ जाता था रेलवे स्टेशन पे। तो जो लोग यात्रा पे तीर्थ पे जाते थे उनको मालाओं से सत्कार और स्वागत किया जाता था। मैंने उनसे पूछा इनका इतना स्वागत सत्कार क्यों किया जाता है? तो दादी कहती थी ये तीर्थ पे जा रहे हैं। कुछ वर्ष बीते, मुझे याद है आज भी 6ठी कक्षा में मैं पढ़ता था। मेरी दादी ने कहा चल मैं तुझे मेरे साथ चल। मेरे पिता और मेरे माता को समय नहीं था, वो मुझे बद्रीनाथ धाम ले गई। बड़े कष्ट से हम वहाँ पहुँचे। उस वक्त बहुत सुविधाएं नहीं थी। मैं छोटा था लेकिन समझ फिर भी रखता था। तो उस मंदिर में जब हमने दर्शन किए ईश्वर को तो मैंने पूछा दादी से, दादी ये कौन ईश्वर है? तो उन्होंने कहा नारायण है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि हमारे घर से 50 कदम दूर नारायण का एक और मंदिर था और रोज़ दादी वहाँ दर्शन करती थी और मैं उनके साथ जाता था। तो मैंने उससे पूछा यही नारायण तो घर के पास है, इतना कष्ट उठा के आप यहाँ क्यों आई? तो मुझे कहने लगी वो दर्शन है, ये तीर्थ है। तो इसमें फ़र्क क्या है? तो वो कहती है तीर्थ में भगवान परीक्षा लेता है और दर्द होता है। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ? बड़ा होकर मुझे बात समझ में आई कि तीर्थ यात्राओं को मालाएं क्यों पहनाई जाती हैं। ये जो मंदिर होते हैं तीर्थ यात्राओं में बहुधा आपने देखा होगा पहाड़ के ऊपर होते हैं, पहाड़ के नीचे नहीं होते हैं। वो पहाड़ के ऊपर क्यों होते हैं? उस मंदिर को किसने बनाया? देव ने बनाया कि इंसान ने बनाया? इंसान ने बनाया। अब इंसान ने पहाड़ के ऊपर मंदिर बनाया तो कष्ट ज़्यादा हुआ होगा, जाहिर सी बात है। और इंसान बौद्धिक होता है, तार्किक होता है। ज़मीन पे अगर मंदिर बनाता तो आसानी से बनाता, वृद्धजन भी आसानी से दर्शन करते, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि तीर्थ यात्री जब घर छोड़ता है और तीर्थ यात्रा पे निकलता है तो लंबी यात्रा होती है। जब आप घर के पड़ोस के मंदिर में जाते हैं तो यात्रा नहीं होती है। जब आप लंबी यात्रा में जाते हैं तो भिन्न भिन्न कष्ट आपको होते हैं, और जितने आपको कष्ट होते हैं उतना आपके मन में विश्वास बढ़ता है कि ईश्वर उतना प्रसन्न होगा। आपका विश्वास ईश्वर पे और बढ़ जाता है और आप धन्यवाद देते हैं ईश्वर को कि तू मेरी परीक्षा ले रहा है। आप उस पेन को एंड्योर करते हैं, उस पेन का स्वागत करते हैं, उस पेन को सहन करते हैं, उस दर्द को आप किसी भी प्रकार से अपने से दूर नहीं ले जाना चाहते। ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, और फिर आप मंदिर में दर्शन करते हैं तो असीम शांति का अनुभव करते हैं कि आपने अपनी मंजिल को प्राप्त किया। दोस्तों को मैं कहना चाहूँगा कि SIP 20 साल की तीर्थ यात्रा है। अगर इस यात्रा में कष्ट हुआ, कष्ट का मतलब है आपके SIP करने के बाद बाजार गिर गया, आपको आशीर्वाद ज़्यादा मिलेगा, आपका रिटर्न ज़्यादा बनेगा। यकीन मानिए जिन लोगों की पिछले 20 साल की SIPs हो चुकी हैं उनके हर इंस्टॉलमेंट को देखिए। जिस इंस्टॉलमेंट के समय जितना कष्ट उसने बाजार में देखा है उसी ने उसके रिटर्न का निर्माण किया है। तो जिस तरह से आप अपने बच्चों की सारी सुविधाएं छीन लेते हैं ताकि वो पढ़ाई करे, बच्चा टीवी देख रहा है, बच्चा खेल रहा है, आप उसको डांट मार के पढ़ाने के लिए बैठाते हैं, उसको वो बड़ा दुखी होता है, उसको बड़ा दर्द होता है। क्योंकि मोबाइल से खेलने में, टीवी देखने में, क्रिकेट खेलने में जितना मज़ा आता है उसको पढ़ाई करने में उस वक्त मज़ा नहीं आता है। पर माँ बाप उसको क्यों दर्द देते हैं? ये ताकि वो बड़ा होकर सुख को प्राप्त करे। जीवन में ये देखा गया है पेन के बिना प्लेजर नहीं आता है, और अगर आपको प्लेजर ही चाहिए और SIP करने के बाद में सदैव अगर बाजार बढ़ता रहा तो आपका रिटर्न बहुत कम होगा, और रिटर्न उसी को प्राप्त होगा जिसने लमसम किया है। ये छोटी सी बात SIP के बारे में हमें समझनी होगी। शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया और यही मेरा प्रश्न था, और मैं जानता हूं कि कई निवेशकों के दिमाग में भी ये प्रश्न रहा होगा ये SIP को लेके, और जिस तरीके से आपने उसका उत्तर दिया बहुत अच्छा था। कुल मिला के बात यह है कि जब तक हमारा गोल बेस्ड प्लानिंग नहीं होगा, जब तक हमारा उद्देश्य साफ नहीं होगा, जब तक हमारा गोल क्लियर नहीं होगा कि हम किस चीज़ के लिए निवेश कर रहे हैं, तब तक हमसे ये गलतियां लगातार होती रहेंगी। तो आप सबसे उम्मीद करता हूं कि अब अगले SIP जब आप करने जाएं तो जहन में ये रखें कि आपका गोल क्या है। जैसे कि हमने सबने देखा है कि लोग PPF का पैसा कोई टीवी खरीदने के लिए या फ्रिज खरीदने के लिए उसको नहीं निकालते हैं। इसी प्रकार से कल को अगर आपके घर में छोटी सी किसी चीज़ की ज़रूरत है
तो आपके पुरखों की ज़मीन आप नहीं बेचने वाले हो, क्योंकि उस चीज़ सब में आपने एक गोल सोच रखा है। इसी प्रकार से यदि SIP स्टार्ट करते वक्त यदि आप अपने उद्देश्य के प्रति क्लैरिटी रखें तो ये SIP बहुत लंबे सफ़र तक आपका साथ देगी। थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।